दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका चाणक्य के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जिसमें आप लोग हर रोज देखते हैं एसपीए क्लर्क 2025 की एक इंपॉर्टेंट सीरीज, जिसमें चाहे क्वांट हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, तीनों ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं विद द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। हम लोगों ने दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो प्योरली बैंकिंग के क्वेश्चंस हैं उसके दो क्वेश्चंस किए थे, ये उसका ही पार्ट 2 है। If you have not watched the previous video, please go to the description box and find out the link for the previous video. Start करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारे पास ये जम्बर्ड सेंटेंसेस गिवन है, ये पूरा पैराग्राफ गिवन है जिसको आपको एक राइट सीक्वेंस में सेट करना है। उसके बाद आपसे कुछ 5 फॉलोअप क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस जो लिखा है, आपका सबसे बड़ा चैलेंज ऐसे क्वेश्चंस में होता है कि आप एटलीस्ट फर्स्ट सेंटेंस को फाइंड आउट कर लें, तभी चल के आप उसके साथ सेकंड को कनेक्ट कर पाएंगे। या तो आपका एक ये चैलेंज होता है, या चैलेंज होता है कि मुझे फर्स्ट तो पता नहीं लग रहा लेकिन मैं एटलीस्ट कुछ पेयर्स क्रिएट कर पा रहा हूं कि इस सेंटेंस के साथ ये वाला सेंटेंस कनेक्ट होगा तो दूसरे के साथ ये वाला कनेक्ट होगा, तो पेयर्स बनने से भी आपका काम कई बार आसान हो सकता है, राइट। तो आइए पहले फर्स्ट वाले अप्रोच को अप्लाई करते हैं, फर्स्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों लिखा है द पीईएस एंड आरटीई डू हैव प्रॉब्लम्स। अब इसमें ये शायद दोनों सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, पीईएस या फिर आरटीई, दोनों की बात हो सकती है, तो फर्स्ट सेंटेंस क्यों नहीं हो सकता। इससे पहले कि हम बाकी पढ़ लें तब तक हमें ऐसा लग सकता है, राइट। एंड दे नीड टू बी फिक्स्ड, वी नीड टू फाइंड अ वे टू मेक द सिस्टम डिलीवर इन टर्म्स ऑफ बेटर लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, ये आपका ए सेंटेंस हो गया, जिसके चांसेस हैं कि ये फर्स्ट हो सकता है अगर पीईएस या आरटीई की अलग अलग या फिर पहले कहीं बात नहीं हुई तो, ठीक है। दोस्तों बी में लिखा है द राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई वॉज डिजाइंड। यहां तो ये आरटीई की इंट्रोडक्शन दे रहा है, दैट मीन्स वो वाला ए सेंटेंस तो फर्स्ट नहीं हो सकता, राइट। इंट्रोडक्शन पहले आएगी, फिर बताएगा क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है या फिर किस तरह हेल्प करता है। सो द राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई। और हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको कहीं पे भी एक सीक्वेंस वाले सेंटेंसेस पैराजंबल में फुल नेम गिवन है और एक आपको उसी की ही एब्रीवेशन गिवन है, एब्रीवेशन जो शॉर्ट में लिखा जाता है उसके इनिशियल्स के साथ, तो हमेशा ध्यान रखना फुल नेम पहले आएगा, बाद में एब्रीवेशन आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे राइट टू एजुकेशन एक्ट पहले लिखा है तो डायरेक्टली हम एब्रीवेशन पे नहीं शिफ्ट करेंगे, पहले फुल नेम वाला सेंटेंस ही कनेक्ट करेंगे उसके साथ, ठीक है। तो आइए वापस से पढ़ें। So the Right to Education Act RTE was designed to improve this system. Improve this system with system, मतलब किसी सिस्टम की बात हुई है, ये वर्ड आपको फाइंड आउट करना होगा किसी सेंटेंस में जिसके साथ की बी कनेक्ट हो पाए। इट मींस कोई ना कोई सेंटेंस ऐसा पहले गिवन है जिसमें किसी सिस्टम की बात हुई है, दिस सिस्टम उसके बाद ही आ सकता है, राइट। However, all the attacks which arise from private schools, ठीक है। अब ये बात कर रहा है कुछ अटैक्स की हाउएवर के बाद, दैट मींस इसके पहले कुछ पॉजिटिव बात हो सकती है। देयरफॉर, इसलिए मतलब कंक्लूजन निकाल रहा है किसी का, देयरफॉर इट इज नेचुरल दैट द आरटीई विल आल्सो कम अंडर फायर फ्रॉम द सेम क्वार्टर्स दैट हैव बीन अटैकिंग द पीईएस। मतलब जो पीईएस को अटैक कर रहे हैं, पहली बात दोस्तों लिखा है इट इज नेचुरल दैट द आरटीई विल आल्सो, ठीक है, ये भी आएगा, दैट मींस इसके पहले कुछ और आएगा, ठीक है, बट आएगा कहां, अंडर फायर। दोस्तों अंडर फायर होने का मतलब क्या होता है, बीइंग क्रिटिसाइज्ड, जिसको जनता क्रिटिसाइज कर रही हो तो वो चीज हो जाती है अंडर फायर, ठीक है। तो इससे पहले किस चीज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है उसकी बात करनी पड़ेगी आपको। द पब्लिक एजुकेशन सिस्टम पीईएस हैज फॉर लॉन्ग बीन अंडर फायर, इट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, इट इज बीइंग पेंटेड, इसको कैसा दिखाया जाता है आज के टाइम पे, एज नॉन फंक्शनिंग वेस्टफुल एंड अनइम्प्रूवेबल सिस्टम, ठीक है। देखो यहां पे लिखा है द पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, और यहां बात किसकी हुई थी, हमने वर्ड क्या फाइंड करना था, सिस्टम। तो आपको डी के अंदर एक सिस्टम, सॉरी ई के अंदर एक सिस्टम वर्ड दिखा, कौन सा, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। फिर दिखा आपको इंप्रूव दिस सिस्टम, ठीक है। तो कनेक्ट करके देखिए जरा, थोड़ा दिमाग लगाइए। सबसे पहले ये सोचो कि फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा। फर्स्ट सेंटेंस देखो, ऑब्वियसली जहां पे एक सेंटेंस में पीईएस और आरटीई इकट्ठे हैं, एक सेंटेंस में पीईएस की फुल फॉर्म बता के उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक सेंटेंस में आरटीई को बता के उसकी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। अब यहाँ पे था
दिस सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए इसको लाया गया, दैट मीन्स इस सिस्टम को। तो आपका ओपनिंग सेंटेंस क्या होगा? ऑप्शन ई, जहां से बात स्टार्ट होती है। ठीक है, सो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम PES हैज फॉर लॉन्ग अंडर बीन फायर, और इसकी बात जैसे ही हुई तभी आ गया बी, क्योंकि ये सिस्टम अंडर फायर है, इट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड। तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था RTE, वो डिजाइन किया गया था टू इंप्रूव दिस सिस्टम, इस सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। तो ई के बाद क्या आ गया? बी आ गया। अब देखो कि अगर मान लो किसी पर्सन ए को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, किसी पर्सन बी को हायर किया जाता है इस ए का ख्याल रखने के लिए ताकि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट आए, और इंप्रूवमेंट ना दिखे तो ए और बी दोनों क्रिटिसाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। ऐसा ही कुछ आपको सेंटेंस डी में गिवन है, देखो, देयरफॉर इट इज नेचुरल। अब क्योंकि जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है वो तो क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और राइट टू एजुकेशन किस लिए लाया गया था? इसको इंप्रूव करने के लिए। तो नेचुरल हो जाता है, देयरफॉर इट इज नेचुरल दैट द RTE विल ऑल्सो, पिछला सेंटेंस ही है ना, ठीक है, RTE विल ऑल्सो कम अंडर फायर फ्रॉम द सेम क्वार्टर्स। क्वार्टर्स के मतलब मल्टीपल होते हैं दोस्तों, क्वार्टर्स 1/4 भी होता है, क्वार्टर्स वो भी होते हैं जिसमें सेना रहती है, सोल्जर्स रहते हैं, उनको छोटे प्लेसेस दिए जाते हैं। क्वार्टर्स ग्रुप ऑफ लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, दैट हैव बीन, जो बात कर रहे हैं अटैकिंग द PES। ठीक है, तो अटैक किसको करेंगे? राइट टू एजुकेशन RTE को भी करेंगे, क्योंकि इसको लाया गया था उसको इंप्रूव करने के लिए। तो EB के बाद मुझे इतना लगता है कि बी के बाद सेंटेंस कौन सा कनेक्ट होता है? डी कनेक्ट होता है। आप पेयर बना लो, चाहे ई और बी का पेयर बनेगा और बी और डी का पेयर बनेगा। ठीक है, क्योंकि RT को लाया गया इसके लिए, और इस ऑब्वियस सी बात है कि इसको भी क्रिटिसाइज किया जाएगा। फिर अब कहता है कि PES एंड RT जो है उनके अंदर प्रॉब्लम्स है, दोनों के अंदर। पीछे बात हो रही थी अंडर फायर, तो अंडर फायर क्यों है उसका रीजन बता रहा है। डू हैव प्रॉब्लम्स एंड दे नीड टू बी फिक्स्ड, और उनको फिक्स करने की जरूरत है इस टाइम पे। वी नीड टू फाइंड अ वे टू मेक द सिस्टम डिलीवर इन टर्म्स ऑफ बेटर लर्निंग आउटकम्स। तो हमारे लिए ये चीजें करने की जरूरत है। अब देखिए ये बात पॉजिटिव है, राइट? अब ये बात पॉजिटिव है तो इसके बाद ही तो नेगेटिव बात आ सकती है। हाउएवर, बट या येट का मतलब क्या होता है, या ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है, या ऑन द अदर हैंड का मतलब क्या है कि उसके बाद अगर यहां बात नेगेटिव हुई है तो बाद में बात पॉजिटिव कनेक्ट होगी, अगर पहले बात पॉजिटिव है तो बाद में नेगेटिव कनेक्ट होगी। आप देखिए सी के अंदर यही कर रहा है वो, हाउएवर के बाद एक नेगेटिव एस्पेक्ट दिखा रहा है अपना। However, all the attacks which arise from private schools, their supporters and the privatization lobby are unjustified. हालांकि unjustified है, and the solutions that are being aggressively pushed. अब देखो ना, यहाँ कह रहा था कि हमें better learning outcomes के लिए कुछ करना चाहिए, तो यहाँ उसके बाद बात हुई solutions की, कि जो उसके solutions है are being aggressively pushed will lead us further into the morass। ठीक है, तो जो उसके एग्रेसिवली पुश किया जा रहा है उसके सॉल्यूशंस जो हैं, इसके सॉल्यूशंस किसको बार बार क्या किया जा रहा है, जो सपोर्टर्स हैं या प्राइवेटाइजेशन लॉबी है या स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स है, उनकी तरफ से जो अटैक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इन चीजों से क्या होगा? विल लीड अस फर्दर इनटू द मोरास। मोरास का मतलब कहते हैं कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट सिचुएशन में लाके खड़ा कर देना। ठीक है दोस्तों, पेयर की बात करें तो BD के बाद आपके पास सेंटेंस आता है पॉजिटिव A, जिसके बाद नेगेटिव सेंटेंस हाउएवर आता है C। ठीक है, अब इन सबको अगर आप कनेक्ट करते हैं तो बनता क्या है? E B D A एंड C। E B D A C, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस क्रिएट होता है यहां पे। E B D A C, मैं लिख लेता हूं इसको यहां, E B D A C। अब इस सीक्वेंस के चलते मुझे कुछ 5 क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि फोर्थ सेंटेंस कौन सा है, तो फोर्थ सेंटेंस अपने पांचों में से देख लीजिए क्या है, ए है फोर्थ सेंटेंस। अगर फोर्थ सेंटेंस ए है तो फाइंड आउट कीजिए ए कहां पे है, और लकीली ए ऑप्शन ए के अंदर ही है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब ई बी डी और ए सी को मैं फिर से आगे कैरी फॉरवर्ड करूं, ई बी डी ए सी, इसी के बिहाफ पे आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया जी फिफ्थ सेंटेंस बताइए। तो फिफ्थ सेंटेंस कहां पे है? ऑप्शन सी है। सी कहां पर है? ऑप्शन ई के अंदर लकीली, तो आपका आंसर ऑप्शन हो गया जी ई, जो कि लास्ट सेंटेंस है, सी ऑप्शन ई के अंदर है। ठीक है, नाउ ई बी डी ए सी, ई बी टी ए सी, आपसे पूछा गया फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? ई। ई कहां पर है? ऑप्शन बी के अंदर। तो इस तरह दोस्तों आप पांचों क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं, बस आपको ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए, ई बी डी ए और सी बनेगी इसकी। ठीक है, ऐसे आपसे आगे सेकंड पूछ लेगा और उसके बाद थर्ड पूछ लेगा, तो इजिली आप सीक्वेंस करेक्ट बनी हो तो आंसर्स कर सकते हो। ठीक है,
अब एक और पैराग्राफ हमारे पास आता है, इसमें आपको मल्टीपल डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस भी दिए हैं, क्योंकि पैटर्न में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं एसपीए के अंदर। जैसे इसमें क्वेश्चन सीखिए आप, पहले पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सेंटेंस, उसी अकॉर्डिंग सीक्वेंस बनाएंगे। फिर कहता है विच सेंटेंस लॉजिकली फॉलोज द सेकंड सेंटेंस, सेकंड को कौन फॉलो करता है, ठीक है, मतलब थर्ड सेंटेंस पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस शुड बी प्लेस्ड टुगेदर टू मेंटेन कोहेरेंस, किनको साथ में प्लेस किया जाए कि कोहेरेंस क्रिएट हो, ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन बन सके दोनों का। तो कोई भी दो सेंटेंस किए तो आपने 5 होंगे कनेक्ट, कोई भी एक ऐसा पेयर जिन दोनों का आपने कनेक्ट किया है वो ऐसा पेयर इस सीक्वेंस के थ्रू आपको मिलना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया दोस्तों तो सारे ही हो जाएंगे, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस अगर आपने फाइंड आउट कर ली तो सारे ठीक हो जाएंगे। जैसे इसमें देखो सीक्वेंस कैसे गिवन है, बी डी ए ई सी, बी डी सी ई ए, डी ए सी सी डी। तो इनमें देखिए आप, तो दो के अंदर बी डी लिखा है, और हमेशा ध्यान रखिए जब 2 या 3 ऑप्शंस में एक जैसा बिगिनिंग में सेंटेंस आ रहा हो या 2 सेंटेंस आ रहे हो, उन्हीं में कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहता है वो, ठीक है। यहां से हमेशा आइडिया ले सकते हो, मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं, ठीक है। अगर बी 2 बार रिपीट हुआ है दैट मींस डी, ए और सी वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। फिर भी हम करेंगे सॉल्व, स्टिल मेरी ये स्ट्रेटेजी काम करेगी, आप इसको अप्लाई करके देखना। तो बी और डी हमें चेक करना है कि फर्स्ट सेंटेंसेस होंगे कि नहीं। फिर बी डी अगर ठीक हुए तो ए ई सी आएगा या सी ई ए आएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। उसके बाद कहते हैं विच सेंटेंस emphasizes the need for eco-friendly practices to sustain growth। तो इस सीक्वेंस में कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो इस चीज पे एम्फेसाइज कर रहा है, उस सेंटेंस को आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर, क्योंकि ये एसपीआई है, पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, जैसे डिस्क्रिप्टिव का कर दिया। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। अब पहला सेंटेंस ही हाउएवर है, ठीक है। हाउएवर दिस ग्रोथ, मतलब पहले किसी ग्रोथ की बात हुई है, कम्स विद इट्स शेयर ऑफ चैलेंजेस, मतलब दोस्तों इससे पहले कुछ पॉजिटिव बात हुई है, क्योंकि हाउएवर के बाद इस सेंटेंस में तो चैलेंजेस डिस्कस कर रहा है, ठीक है। और इससे पहले ये भी क्लियर है कि ग्रोथ की बात हुई है, तभी कह रहे हैं दिस ग्रोथ, राइट। ओवर द इयर्स इंडिया हैज emerged as one of the fastest growing economies in the world, ठीक है। आपको ऑप्शन में भी दिख रहा था, 2 ऑप्शन बी डी वाली थी, तो थोड़ा श्योर करने में हेल्प मिलती है कि बी वाकई फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है कि नहीं। ये देख लेते हैं बाकी सेंटेंसेस को। टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है, it is imperative to adopt eco-friendly practices and invest in renewable energy sources। ये भी फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है अगर सस्टेनेबल ग्रोथ या ग्रोथ की बात पहले नहीं हुई तो, ठीक है। The country has witnessed significant developments in industries such as, अब देखो यहाँ लिखा है कंट्री, बट कौन सी कंट्री पहले बात होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, आप कभी भी आर्टिकल द लगा रहे हो किसी नाउन के साथ, इट मींस या तो उसकी आर्टिकल ए या एन लगा के पहले बात हुई है इनडेफिनिट, या फिर किसी प्रॉपर नाउन को यूज करके बात हुई है रिपीटेड फॉर्म में, आप द कंट्री कह रहे हैं सीधा, तो डी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। अब देखो अगर आपको लगता है कि ए और डी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते, तो उस क्वेश्चन को भी चेक कर सकते हो आप कि ए और डी फर्स्ट सेंटेंस अगर नहीं है तो देखो ए वाला ऑप्शन निकल गया, डी वाला ऑप्शन निकल गया। हमने कहा कि सी शायद हो सकता है अगर ग्रोथ की बात नहीं हुई, बट 2 सेंटेंसेस से पहले ग्रोथ की बात हुई है तो ई भी निकल जाता है। तो इवेंचुअली आएगा स्टार्टिंग में बी डी ही, ठीक है। चाहे आपको क्वेश्चन नहीं भी गिवन, फिर भी आप पैसेज को मेरे साथ वैसे सॉल्व करें जैसे पिछला पैसेज आपने सॉल्व किया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। इसको आपने पैराग्राफ बनाना था, रीअरेंज करना है जो आपको, वो उन्हीं मेथड पे चल के करके देखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे इंडिया को इंट्रोड्यूस किया गया, कंट्री का नेम गिवन है, ठीक है। तो ओवर द इयर्स इंडिया हैज emerged as one of the fastest growing economies in the world, ठीक है। तो बी आपका हो गया जी फर्स्ट सेंटेंस। फिर देखो एक सेंटेंस आपको ये मिला था, द कंट्री हैज विटनेस्ड, इंडिया की बात हुई, कंट्री हैज विटनेस्ड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स। देखो यहाँ दोस्तों किसकी बात हुई, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज की। तो आगे बता रहा है डेवलपमेंट करी कहां पे है, इसी के आगे डिटेल दे रहा है आपको, ठीक है। तो कंट्री हैज विटनेस्ड डेवलपमेंट्स इन इंडस्ट्रीज सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्री ने ग्रो किया है। अब देखो डी क्या हो गया आपका सेकंड सेंटेंस, और आपको अगर याद भी हो तो बी और डी दोनों ऑप्शन में बी और डी ही स्टार्टिंग में पढ़ा था, मतलब बी और डी तो श्योर है कि होंगे ही, ठीक है। अब आपको देखना है कि आगे ए आएगा या ई, वट कुछ ऐसा ए या सी गिवन था, लेकिन हम चेक करते हैं इसको। अब पहले सेंटेंस में क्या लिखा था दोस्तों, दिस ग्रोथ लिखा था ना जब हम पढ़ रहे थे। दिस ग्रोथ मतलब कौन सी ग्रोथ, जिस ग्रोथ की यहां बात हुई, इंट्रोडक्शन हुई, और यहां बात हुई कहां पे ग्रोथ हुई है। हाउएवर दिस ग्रोथ कम्स विद इट्स शेयर ऑफ चैलेंजेस, ग्रोथ जिसकी बात पहले हुई, ग्रोथ कहां, जैसे कि इन्होंने आईटी में ग्रो किया, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रो किया,
और फार्मास्यूटिकल्स में ग्रो किया। लेकिन कहते हैं ये जो ग्रोथ है ये कुछ चैलेंजेस के साथ आती है, ठीक है, सच एज मेंटेनिंग द डेलिकेट बैलेंस। तो एक एग्जांपल भी दे रहे हैं, सच एज व्हाट, मेंटेन करना जो बड़ा ही डेलिकेट बैलेंस है बिटवीन प्रोग्रेस एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पे दो वर्ड आए, प्रोग्रेस एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो इतना क्लियर है कि बी डी और उसके बाद आएगा जी ए, ठीक है। अब आपको देखना है ए के बाद क्या आएगा। ए के बाद आपके पास दो ऑप्शंस बचती हैं, सी और ई, ठीक है। टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ, देखो यहां किसकी बात हुई थी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की, ठीक है। टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ इट इज इंपैरेटिव, इंपैरेटिव क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड इन्वेस्ट इन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। अगर आप सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हैं, जैसे यहां लिखा गया कि बिटवीन प्रोग्रेस एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, प्रोग्रेस भी हो लेकिन इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहे, तो उसका मतलब क्या होगा, दोनों वर्ड्स को मिला के ये बन गया सस्टेनेबल ग्रोथ, की ग्रोथ हो लेकिन सस्टेनेबल हो, अनसस्टेनेबिलिटी ना आ जाए कहीं पे, ठीक है। स्ट्राइकिंग दिस बैलेंस इज असेंशियल टू एंश्योर दैट इकोनॉमिक प्रोग्रेस डज नॉट कम अंडर एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। लेकिन दोस्तों यहां आपको एक और सेंटेंस देखने को मिलता है, देखो यहां क्या था, बिटवीन प्रोग्रेस एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यहां लिखा है स्ट्राइकिंग दिस बैलेंस। दिस बैलेंस मतलब कौन सा बैलेंस, यहां बात हुई थी ना द डेलिकेट बैलेंस, द डेलिकेट बैलेंस की बात हुई थी। अब डेलिकेट बैलेंस को ही आगे दोबारा कहा गया स्ट्राइकिंग दिस बैलेंस इज असेंशियल, इस बैलेंस को स्ट्राइक करना असेंशियल है टू एंश्योर दैट इकोनॉमिक प्रोग्रेस, देखो प्रोग्रेस थी कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है डज नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, इन्वायरमेंट, यहां क्या लिखा है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो कनेक्ट करके देखो आप, पहले हमने बी डी ए लगाया है ना, बी डी के बाद ए है, तो अगला वर्ड क्या आएगा, अगला सेंटेंस क्या आएगा, ई आएगा। और अगर ई में बात जैसी हुई कि डज नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की बात जैसी हुई तो कह दिया टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ इट इज इंपैरेटिव टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, क्योंकि इन्वायरमेंट रिलेटेड है, ठीक है, इको फ्रेंडली या इन्वेस्ट इन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ठीक है। तो लास्ट में आ गया जी सी। तो बी डी ए ई सी चेक करते हैं, बी डी ए ई सी, आप देखिए पहला ऑप्शन ही है बी डी ए ई सी। तो बी डी ए ई सी आपका करेक्ट आंसर आ गया। अगर आपका ये करेक्ट आंसर आ चुका है फिर तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो बाकी क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे। तो बी डी ए ई सी को साथ लेके चलते हैं, बी डी ए ई सी, ठीक है। तो बी डी ए ई सी के हिसाब से फर्स्ट सेंटेंस क्या है, बी है, तो बी आ गया आपका ऑप्शन बी के अंदर ही। अब बी डी ए ई सी को लेके चलिए, अब बी डी ए ई सी के हिसाब से ये कह रहा है लॉजिकली फॉलोज द सेकेंड सेंटेंस विच इज नॉट द सेकेंड सेंटेंस विच फॉलोज द सेकेंड सेंटेंस। तो सेकेंड के बाद क्या आता है, थर्ड आता है। अब थर्ड क्या था, ए किस ऑप्शन में पड़ा, वो ऑप्शन ए के अंदर ही पड़ा है। या आपको ये भी कह सकता है विच प्रिसीड्स थर्ड, ठीक है, थर्ड को प्रिसीड कौन करता है, फिर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, तो थर्ड के आगे आता है तो आप सेकंड का आंसर कर देंगे। तो ऐसे थोड़े वर्ड्स घुमाए हो सकते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब बी डी ए ई सी, बी डी ए ई सी, तो आपको बता रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस शुड बी प्लेस्ड टुगेदर टू मेंटेन कोहेरेंस। तो ये कह रहा है ए एंड डी, ए डी कहीं पे इकट्ठा आया, नहीं आया। अब कह रहा है ईसी, ईसी इकट्ठा आया, डेफिनेटली आया, फिर भी बाकी चेक कर लो। फिर कहता है डीई, डीई तो एक साथ नहीं आया, ये भी गलत हो गया। तो इवेंचुअली आपका क्योंकि एक पेयर बन चुका है ई एंड सी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी ई एंड सी, कि ई और सी का एक पेयर है जो बनाने से कोहेरेंस आएगी। देखो यहाँ लिखा है ए सी, ए सी भी इकट्ठा नहीं आ रहा, ए सी के बीच में तो ई पड़ा है। यहाँ लिखा है ए बी, ए यहाँ है और बी यहाँ पे है, इसलिए बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। आपने पेयरिंग खुद सेट करी थी तो ई और सी का पेयर तो डेफिनेटली बन रहा था, उसके हिसाब से आंसर आपका आ गया ऑप्शन बी, ठीक है। यहां तक समझ पा रहे हैं आप। तो 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बी डी ए ई सी को लेकर चले अगर, अब ये क्वेश्चन है विच सेंटेंस एम्फेसाइजेस द नीड फॉर इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस टू सस्टेन ग्रोथ। अच्छा सीक्वेंस का क्वेश्चन है ही नहीं, सीक्वेंस का कोई काम नहीं यहाँ पे। ये कह रहे हैं ऐसा सेंटेंस बताओ जो एम्फेसाइज करता है, दबाव डालता है किस पे, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस की नीड पे। तो चले वापस, टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ इट इज इंपैरेटिव टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, यहां लिखा है, तो कौन सा है ये, सी सेंटेंस है ना,
तो जी लगा देते हैं सी। सी आपका यहाँ पे आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन सी के अंदर ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, मैं आपको बार बार कहूंगा, वो या तो आपसे पूछ लेगा एक राइट सीक्वेंस बता दो, या वो आपको कह देगा कोई एक पेयर बता दो, आप जो पेयर बिल्कुल डेफिनेटली सेट होगा ही होगा, सीक्वेंस बना ली तो पेयर भी बता दोगे। या कुछ ऐसा पूछ सकता है कि इको फ्रेंडली एम्फेसाइज किस चीज पे कर रहा है, वो सेंटेंस कौन सा है जो इस चीज पे एम्फेसाइज कर रहा है। या फिर फर्स्ट सेंटेंस बता दो, या ऐसा सेंटेंस बता दो जो फॉलो कर रहा हो फोर्थ को फॉलो कौन करेगा, फिफ्थ करेगा, तो आप फिफ्थ सेंटेंस का आंसर करेंगे। ठीक है, तो दोनों पैटर्न जो हो सकते हैं उन दोनों पे मैंने आपको आज क्वेश्चन करवाया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये क्वेश्चन भी लॉजिकल और इंपेरेटिव लगे होंगे। लास्ट में दोनों सीक्वेंसेस पे नोटेड है। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड कर देंगे आपकी फ्यूचर प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो इस तरह इस पूरी की पूरी सीरीज की जितनी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनको देखते रहिए शेड्यूल के हिसाब से, और कोई भी डाउट्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगती है तो तारीफ भी कीजिए और हमें बताइए भी, सो दैट हम और ज़्यादा मोटिवेटेड रहें आपको पढ़ाने के लिए। अच्छी लगती है वीडियो तो इसको शेयर भी कीजिए उन अपने स्टूडेंट्स के साथ, उन फ्रेंड्स के साथ। हालांकि ये फीलिंग होती है कि मैं अच्छा कर लूँ दूसरा क्यों करे, बट सबको अपने जो दोस्त हैं, अपने अपने हैं, जो आपको लगता है कि वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, तो उनके साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर से आपसे जल्दी मुलाकात होगी।